हेलो स्टूडेंट, मैं हूं दिलसुख गढ़वाल और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो स्टूडेंट, अपन 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 4 चल रहा था और चैप्टर नंबर 4 के अंदर अपन न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे थे। तो आज भी अपन कुछ न्यूमेरिकल्स जो बचे हुए हैं वो करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए आप स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल ए है और बीच दूरी क्या है, स्मॉल डी है, ठीक है। और अगर इनका प्लेटों का क्षेत्रफल दुगना कर दिया जाए और इनकी जो बीच की दूरी है वो आधी कर दी जाए पहले के, तो जो पहले जो धारिता थी उसके मुकाबले उसके अनुसार अब नई धारिता कितनी हो जाएगी ना उसके मुकाबले, ठीक है। तो ये अपन को ज्ञात करना है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अपन को यहाँ पे दे रखा है कि इसका जो प्लेट का क्षेत्रफल कितनी दे रखा है, प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है अपन को ए, और जो प्लेटों के जो बीच की दूरी है वो क्या दे रखी है, डी दे रखी है, ठीक है स्टूडेंट। और अपन जानते हैं कि जो अपन धारिता का फॉर्मूला होता है समांतर प्लेट संधारित्र के लिए क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। कितना होता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब अगर इसमें अपन बात करें कि ये अपने पास पहले धारिता ये थी, अब वो क्या बोल रहा है कि जो अब नया जो क्षेत्रफल है यानी कि ए डैश मान लेते हैं, तो वो कितना हो रहा है, पहले का डबल हो रहा है, यानी कितना हो रहा है, पहले वाले का डबल यानी 2a हो रहा है। और जो उनके बीच की दूरी है वो डी डैश माने तो वो क्या है, पहले के मुकाबले आधी, तो यानी d/2 होगा। भाई पहले दूरी क्या थी, डी थी ना, तो d/2 हो गया, क्षेत्रफल दुगुना यानी 2a हो गया। तो जो अपना नया है संधारित्र क्षेत्रफल की धारिता निकाले नए संधारित्र की, तो अपन को पता है कि पहले क्या आता है, क्षेत्रफल आता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, ए डैश एप्सिलॉन नॉट और अपॉन क्या आएगा, डी डैश। भाई इसका क्षेत्रफल अलग है और दूरी अलग है। अब अगर इसमें अपन मान पुट करते हैं इसके अंदर, तो सी डैश बराबर कितना बताओ, ए डैश का मान कितना रख देंगे अपन यहाँ पे 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन इसका मान रखेंगे यहाँ पे d/2। तो ये 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 4। भाई 2 ऊपर जाएगा, 2 से गुणा जाएगा, कितना जाएगा 4a एप्सिलॉन नॉट और अपॉन डी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और अगर अपन यहाँ से देखें सी डैश बराबर, तो जो ये वाला मान है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये तो किसके बराबर है, जो पहले उसकी शुरुआत में धारिता थी सी के बराबर है। तो यहाँ पे अगर मैं सी रख दूँ तो कितना जाएगा 4c। इसका मतलब ये मालूम चला कि जो नई धारिता है वो पहले की धारिता कितनी गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। नई वाली धारिता पहले वाली धारिता का 4 गुना हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हाँ तो स्टूडेंट नेक्स्ट सवाल देखो आप, इसमें अपन को ये 4 संधारित्र दे रखे हैं ना, ए अपन को क्या करना है, ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। ये ए और बी 2 बिंदु हैं, इनके बीच में तुल्य धारिता कितनी होगी, यानी इन सबको हटाकर अगर अपन एक संधारित्र रखें तो वो इन सबके बराबर आ जाए, अकेला काम कर जाए इनकी जगह पे। तो इसको अगर स्टूडेंट हल करना है तो बताओ, देखो कि इसका सिरा दूसरे के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है ना, यानी ये दोनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम के अंदर है। और ये नीचे वाले दोनों संधारित्र भी कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम के अंदर है। तो अगर श्रेणी क्रम में है तो इनको अपन हल कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे अगर पहले बात करें कि जो ये 3 माइक्रोफेराडे और कौन सा है, और है 6 माइक्रोफेराडे है ना, 3 और 6 माइक्रोफेराडे कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है ये। अगर ये श्रेणी क्रम में है तो इनकी जो अगर तुल्य धारिता निकालें सी इक्विवेलेंट, तो आपको बताया था मैंने कि अगर श्रेणी क्रम में 2 संधारित्र तो अपन डायरेक्ट क्या करते हैं, C1 C2 और अपॉन C1 प्लस C2। तो अगर ये मान हल करें यहाँ पे दोनों गुणा, तो 3 × 6 अपॉन इन दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा 9। अगर इससे कट करें तो यहाँ पे कितना आएगा 3, और 3 से कट करें तो कितना आएगा 2। तो यानी आंसर कितना आएगा 2 माइक्रोफेराड। यानी कि अगर इन दोनों को हटा के अपन 2 माइक्रोफेराड का संधारित्र यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कैपेसिटर। ऐसे जो अपना नीचे वाला है 4 माइक्रोफेराडे, और कौन सा है दूसरा भी कौन सा है 4 माइक्रोफेराडे ही है, ये भी कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अगर ये भी श्रेणी क्रम में है तो इनका भी अगर अपन सी इक्विवेलेंट निकालते हैं तो वही दोनों गुणा करेंगे ऊपर, तो 4 × 4 आएगा, और बटे दोनों को जोड़े तो कितना आएगा 8। और इसको अगर हल करते हैं 4 से तो ये 2 टाइम्स कट हो गया, और ये से 2, तो यानी ये भी कितना आ गया 2 माइक्रोफेराड आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो अब अगर अपन नया डायग्राम बनाना चाहें इसके इक्विवेलेंट ए और बी के बीच में, तो बताओ यहाँ से ए और बी के बीच बनाए तो ऊपर वाले इन दोनों की जगह बताओ अपने पास सोल्व करने पर कितना मान आया, 2 माइक्रोफेराड। तो यानी यहाँ पे एक संधारित्र बनाते हैं अपन और इसका मान रख देते हैं 2 माइक्रोफेराड। ऐसे जब अपन नीचे यूज करें तो इन दोनों को सोल्व करने पर भी कितना आ रहा है संधारित्र का मान, इसका मान भी कितना आ रहा है स्टूडेंट, 2 माइक्रोफेराड ही आ रहा है इसका मान भी, है ना, दोनों का मान 2 माइक्रोफेराड ही आया। अब देखा जाए तो बताओ अब ये दोनों कौन से क्रम में है, तो इन दोनों के पहले वाले सिरे एक साथ जुड़े हुए हैं, दूसरे वाले सिरे एक साथ जुड़े हुए हैं, तो ये कौन से क्रम में हो गए, समांतर क्रम में हो गए। अगर ये समांतर क्रम में है तो यानी यहाँ पे समांतर क्रम है,
अगर समांतर क्रम है तो इनका जो सी इक्विवेलेंट आएगा स्टूडेंट वो क्या होता है C1 + C2। भाई जो भी होते हैं सबको ऐड करते हैं डायरेक्ट, तो इनको ऐड करें तो कितना आएगा 2 + 2 यानी कितना आएगा 4 माइक्रोफेरड। ये इसका स्टूडेंट क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल खूब आते हैं, तो इनको आप सोल्व करने सीखो। मिश्रित रूप से आते हैं ना, समांतर क्रम श्रेणी क्रम दोनों को एक साथ मिक्स रूप में। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन। नेक्स्ट सवाल देखिए स्टूडेंट कि दो संधारित्र हैं जिनकी धारिता रखी है अपन को 2 माइक्रोफेराडे और कितनी रखी है 4 माइक्रोफेराडे। ठीक है, अब इनको पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो इनकी जो तुल्य धारिताएं आती हैं उनका अनुपात बताओ या उनमें तुलना करो कि कौन सी किसकी कितनी गुना होगी, कितनी ज़्यादा होगी स्टूडेंट। तो अपन को दो संधारित्र रखे हैं। पहले वाला संधारित्र यानी C1 का मान दे रखा है अपन को 2 माइक्रोफेराडे और C2 का मान दे रखा है अपन को 4 माइक्रोफेराडे। ठीक है स्टूडेंट, दो संधारित्र दे रखे हैं। तो इनको पहले तो बताओ कौन से क्रम में जोड़ रहा है, श्रेणी क्रम में जोड़ रहा है। पहले कि अगर इनको अपन श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो जो अपने पास सी इक्विवेलेंट आएगी तो वो कितनी आएगी स्टूडेंट, तो अपन जानते हैं कि C1 C2 अपॉन C1 + C2 श्रेणी क्रम में यही तो मान होता है। और इसको अपन मान लेते हैं भाई CS मान लेते हैं ना सीरीज के अंदर, भाई श्रेणी क्रम यानी CS। तो सीरीज के अंदर इसका सी इक्विवेलेंट CS मान लिया, तो इसको मान हल करते हैं अपन। तो यहाँ पे कितना आएगा 2 × 4 अपॉन 2 + 4 यानी 6 आएगा। तो इसको सोल्व करने पर कितना आ रहा है 3 यानी कि 4/3 माइक्रोफेरड। तो अगर इन दोनों को अपन श्रेणी क्रम में अगर ऐड करते हैं, इनको आपस में संयोजित करते हैं, तो जो तुल्य धारिता आएगी वो कितने आएगी 4/3 माइक्रोफेरड आएगी। अब इन्हीं संधारित्र को दोबारा अब कौन से क्रम में बताओ, पैरेलल सीरीज करता है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम। अगर समांतर क्रम में संयुक्त करते हैं इनको, तो इनकी जो तुल्य धारिता आएगी उसको अपन अगर CP लिख देना पैरेलल के अंदर, तो अपन को पता है कि समांतर क्रम डायरेक्ट ऐड करते हैं, तो इन C1 + C2 आएगा, तो कितना आएगा 2 + 4 यानी कितना आएगा 6 माइक्रोफेरड। तो इसका मान कितना आ रहा है 6 माइक्रोफेरड आ रहा है। अब बोल रहा है कि इनमें तुलना कीजिए आप, तो इनका बताते हैं कौन से गुना, तो अगर भाग देके निकाल लेते हैं अनुपात CS/CP कर लेते हैं, तो अपने पास स्टूडेंट CS तो कितना है 4/3 है। अगर इसको 6 से डिवाइड करें तो 6 यहीं पे आ जाएगा डिवाइड में, इसको सोल्व करें तो यानी ये 2 और अब कितना आएगा 3, तो यानी कितना हो गया 2/9। इसका मतलब CS, और अगर बात करें CS अनुपात CP का, तो रेशियो कितना आएगा 2:9 आएगा स्टूडेंट, है ना, 2:9 आएगा। ये इनमें क्या हो जाएगा संबंध स्थापित हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन। तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट सवाल ये दे रखा है अपन को, एक परिपथ डायग्राम दे रखा है, दिख रहा है आपको। तो इसके अंदर अपन को दे रखा है कि इस A और B के मध्य जो तुल्य धारिता है वो कितनी है 5 माइक्रोफेराडे है। A और B के मध्य लास्ट में जो फाइनल आंसर आ रहा है सी इक्विवेलेंट वो कितनी दे रखी है अपन को 5 माइक्रोफेराडे दे रखी है। इसको पूरा सोल्व करने के बाद में आंसर, तो इसमें से जो एक संधारित्र है ना ये वाला, इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान C दिया है ना, तो इसका मान कितना होना चाहिए ताकि जो रिजल्ट पूरा आए वो कितना आए 5 माइक्रोफेराडे आए। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका तरीका भी वही है कि आप पहले पहचानो भाई कौन कौन से छोटे छोटे टुकड़ों में देखो आप। जैसे अब अगर बात करें कि इन दोनों की, ये 1 और 1 माइक्रोफेराडे है, दोनों को बताओ, दोनों के सिरे बताओ। यहाँ पे इसका सिरा इधर आके जुड़ गया, इसका सिरा इससे आके जुड़ गया, और ये दोनों सिरे आपस में यानी कौन से क्रम में समांतर क्रम में है। ऐसे अगर अपन इनकी बात करें तो ये दोनों भी कौन से क्रम में स्टूडेंट, ये भी कौन से क्रम में समांतर क्रम के अंदर है। तो पहले इनको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें कि जो अपना 1 माइक्रोफेरड है और ये कौन सा है दूसरा भी 1 माइक्रोफेरड है, ये 1 माइक्रोफेरड और 1 माइक्रोफेरड कौन से क्रम में है, ये समांतर क्रम में है। अगर ये समांतर क्रम के अंदर है स्टूडेंट, तो अपन अगर इनकी जो सी इक्विवेलेंट निकालें स्टूडेंट, तो वो क्या होगी C1 + C2, भाई दोनों को ऐड करेंगे और ये दोनों 1 + 1 यानी कितना आएगा 2 माइक्रोफेरड, यानी इन दोनों का आंसर कितना आएगा स्टूडेंट 2 माइक्रोफेरड आएगा। ऐसे अगर अपन बात करें कि ये 4 माइक्रोफेरड है और ये दूसरा भी कितना है 4 माइक्रोफेरड ही है, ये भी कौन से क्रम में स्टूडेंट, ये भी समांतर क्रम में है। अगर ये भी समांतर क्रम में है तो इनका भी जो सी इक्विवेलेंट आएगा दोनों को ऐड करेंगे अपन, तो ये भी 4 + 4 स्टूडेंट कितना जाएगा 8 माइक्रोफेरड आ जाएगा स्टूडेंट। तो इन दोनों को अपने सोल्व कर लिया और ये भी कितना आ रहा है 8 माइक्रोफेरड आ रहा है। तो अब अगर इसका अपन तुल्यता चित्र बनाए, तुल्य परिपथ चित्र बनाए तुल्य कि अब ये कैसे होगा ना, इन दोनों को अपन एक मान लिया 8 माइक्रोफेरड आ गया, इन दोनों को अपन सोल्व कर लिया, अकेला एक लगा देंगे 2 माइक्रोफेरड का। तो अब अपना डायग्राम कैसा बनेगा स्टूडेंट, तो अब आपको क्या करना है कि जैसे अपना ये A पॉइंट था, तो A से अगर अपन चले यहाँ पे, तो ये कितना आता है अपने पास यहाँ पे संदर्भ आता है 2 माइक्रोफेरड का, कितना आता है 2 माइक्रोफेरड का था। ठीक है, अब आगे जाके इस पे आए अगर अपन ये,
तो ये दोनों स्टूडेंट बताओ, दोनों को अपन अकेला एक ही कर दिया और कितना कर दिया इसका मान, 1 और 1 कितना आ गया था 2 माइक्रोफेरेड। तो ये आ गया हमारे पास 2 माइक्रोफेरेड आ गया। ऐसे अगर अपन इधर से स्टार्ट करते हैं इससे पहले, तो यहाँ पे था हमारे पास एक सी संधारित्र का धारिता सी दे रखी है, और इसको सोल्व करने के बाद में इसका मान स्टूडेंट कितना आ गया हमारे पास 8 माइक्रोफेराडे आ गया। और ये जाके ऐड हो रहा है दोनों किससे, बी पॉइंट से, ये दोनों किस जगह हो रहे हैं बी पॉइंट से। तो अब स्टूडेंट अगर अपन देखा जाए यहाँ पे कि ये सी और 8 दोनों कौन से क्रम में है स्टूडेंट, श्रेणी क्रम में है, एक के बाद एक जुड़े हुए हैं ना। ऐसा ये 2 और 2 ये भी दोनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम के अंदर ही है। तो इन दोनों को अपन आगे और सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो आगे अगर सोल्व करने की बात करें यहाँ पे कि ये सी व 8 माइक्रोफेराडे कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अगर श्रेणी क्रम में है तो अपन जानते हैं कि सी इक्विवेलेंट क्या होता है, ऊपर क्या करते हैं दोनों को स्टूडेंट अपन गुणा करते हैं, तो यानी कि 8 इंटू सी आएगा, ऊपर तो गुणा करें तो भाई 8c आ जाएगा, और नीचे दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 प्लस सी, दोनों को ऐड कर देंगे तो यानी इन दोनों का तो कितना आएगा 8c अपॉन 8 प्लस सी आएगा। ऐसे अगर अपन बात कर ले यहाँ पे ये 2 और 2 माइक्रोफेराडे, और दूसरा भी कितना है 2 माइक्रोफेराडे स्टूडेंट, ये दोनों भी कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम के अंदर ही है ये भी। अगर ये श्रेणी क्रम में है तो इनका सी इक्विवेलेंट कितना आएगा स्टूडेंट कि 2 इंटू 2, ऊपर तो इंटू करते हैं, नीचे ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, अगर इससे कट करेंगे तो यानी कितना जाएगा स्टूडेंट 1 माइक्रोफेराड। तो इन दोनों को सोल्व पे कितना आ रहा है 1 माइक्रोफेराड आ रहा है। तो अब फिर से अपन डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे इसका सर्किट डायग्राम। तो अगर यहाँ से बात करेंगे, ये हमारा पॉइंट था, यहाँ से ए था, ए निकलने के बाद में इन 2 और 2 को अपने सोल्व करके कितना लिख दिया 1 माइक्रोफेराड। तो इनको ले जाकर हमने क्या कर दिया, ए से ले जाकर 1 माइक्रोफेराड, कितना कर दिया 1 माइक्रोफेराड। ठीक है जी, ये ए से एक चला गया, और ऐसे इससे पहले जस्ट एक और आके वो भी बी से मिल रहा है डायरेक्ट, तो यानी यहाँ से ए से एक शुरू किया और एक दूसरा संदर्भ आ गया, और ये वापस आके बी से बन रहा है इधर, और यहाँ पे कौन अपना बी है। और इन दोनों का मान जो कितना है स्टूडेंट, इन दोनों का मान आया था 8c अपॉन 8 प्लस सी, ये आया था। अब देखा जाए स्टूडेंट कि ये दोनों कौन से क्रम में हैं, तो स्टूडेंट ये कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है ना। अगर समांतर क्रम में है तो अब इनका जो सी इक्विवेलेंट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए स्टूडेंट, वही C1 प्लस C2 आना चाहिए। समांतर क्रम में डायरेक्ट ऐड करते हैं ना अपन, तो अगर ऐड करेंगे तो इनका मान कितना आएगा, एक तो 1 है और प्लस कितना है बताओ 8c अपॉन 8 प्लस सी, 8c अपॉन 8 प्लस सी। और स्टूडेंट अब ये जो आएगा वो फाइनल आंसर आ गया टोटल, और फाइनल आंसर सवाल में अपन को देखा था पहले से कितना 5 माइक्रोफेराड। तो इसका फाइनल आंसर अगर मैं यहाँ पे 5 पुट कर देता हूँ तो 1 को इधर ट्रांसफर करूँगा तो कितना आएगा स्टूडेंट 4 जाएगा, 5 माइनस 1 यानी 4 हो जाएगा, तो 4 इक्वल टू हो जाएगा 8c अपॉन 8 प्लस सी हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ मैं अगर 4 से कट करता हूँ 1 टाइम्स, और ये कितना 2 टाइम्स हो गया। अगर मैं यहाँ से वो कर देता हूँ वज्र गुणा, तो यहाँ से बताओ इधर 1 ही बचेगा ना, तो 1 इंटू यानी कितना आएगा 2c, और इधर कितना आएगा 8 प्लस सी आएगा। c को इधर अगर 2c से मान लिया स्टूडेंट 8 माइक्रोफेराड। ओके स्टूडेंट, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए स्टूडेंट। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है कि एक विलगित चालक को दूसरे सकेंद्रीय गोलीय चालक, एक विलगित चालक है उसको दूसरे सकेंद्रीय गोलीय चालक जिसका बाहरी पृष्ठ क्या है बताओ पृथ्वी से संबंधित है, यानी इसको भू संपर्कित कर रखा है और इसको ढक देते हैं, तो इन गोलीय चालकों की जो त्रिज्याओं का अनुपात है वो दे रखा है n अपॉन n-1 दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, तो सिद्ध करना है कि इस संयोजन से गोलीय चालक की जो धारिता है कि धारिता n गुना बढ़ जाती है। तो यानी इससे पहले कितनी जाएगी n गुना बढ़ जाएगी। तो ये अपन पहले स्टूडेंट पढ़ चुके हैं ना, जब अपने गोलीय संधारित्र बनाया था, अगर अकेला होता है विलगित तो उसकी धारिता कम होती है, अगर उसके पास एक अन्य प्लेट और लेके आते हैं तभी तो अपन धारिता बढ़ाते हैं ना उसके, वही क्या कहलाता है अपना संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है। तो उसी को अपन सवाल में सिद्ध करना है। तो ये पहले बोल रहा है, ऐसे मान लो कि पहले अपने पास एक गोलीय संधारित्र है, ये है ना, इसकी त्रिज्या कितनी मान लेते हैं अपन R1 मान लेते हैं, मैं पहले वाली त्रिज्या। ठीक है, अब इसकी जो बताओ अगर ये गोलीय विलगित गोलीय अगर है ये कि विलगित गोलीय चालक, विलगित गोलीय चालक की धारिता कितनी होगी बताओ। अपन पढ़ चुके हैं अगर अकेला गोला होता है तो उसकी धारिता कितनी होती है स्टूडेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और r त्रिज्या कितनी है इसकी r1 है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 होगी। अब क्या बोल रहा है कि अगर इसी को केंद्र मानते हुए समकेंद्री एक प्लेट और लगा दें,
और बोल रहा है कि इसको क्या करते हैं अपन, भू संपर्कित करते हैं, पृथ्वी के साथ अर्थिंग कर देते हैं अपन यहाँ से। तो अपन को पता है कि इसको तो अपन क्या बोलते हैं, अपन गोलीय संधारित्र बोलते हैं स्टूडेंट। और इसकी जो त्रिज्या मान लेते हैं स्टूडेंट, वो क्या दे रखी है, R2 दे रखी है। अपन त्रिज्या क्या दे रखी है, R2 दे रखी है, ठीक है। तो अगर ये अपने पास गोलीय संधारित्र बन जाएगा तो इसकी धारिता कितनी होगी, गोलीय संधारित्र बन जाएगा ना बाद में, तो गोलीय संधारित्र की जो धारिता है स्टूडेंट वो कितनी हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर धारिता का फॉर्मूला हम जानते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। पढ़ चुके हो ना आप, R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 पढ़ चुके हैं अपन पहले से ही। तो ये माना आएगा इसका। और स्टूडेंट इसकी जो धारिता मान लेते हैं वो कितने मान लेते हैं अपन, मान ले पहले की धारा कितनी थी इसकी, C थी, अकेला था तब तो C थी, और उसका मान कितना था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 था। अन्य प्लेट और रख दी तो गोलीय संधारित्र बन गया। इसका धारिता फॉर्मूला ये होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब बताओ क्या बोल रहा है कि इनकी तुलना करनी है अपन को। तो अब जो इसकी धारिता निकालनी चाहिए अपन, गोलीय संधारित्र की धारिता। तो इसका संधारित्र धारिता बताओ अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, लिख देते हैं अपन यहाँ पे, गोलीय संधारित्र की धारिता का इन दोनों क्या निकालने अपन, अनुपात निकाल लेते हैं। तो इसको मैं बोल देता हूँ, बताओ C डैश, इसको नई वालों क्या बोलता हूँ मैं, C डैश और बटे C। भाई नई वाले जो संधारित्र उसको C डैश बोल दिया, और पहले कितनी थी अपने पास, C थी। तो चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे C डैश। इन दोनों का अगर मैं अनुपात निकालना चाहता हूँ तो C डैश है अपने पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन कितना आएगा अपने पास, यहाँ पे आएगा R2 माइनस R1। और इससे अगर मैं डिवाइड करूँगा किससे बताओ, C से। C कितना है तो यहाँ पे, तो आप बोलोगे इनटू में आ रहा है हमारे पास कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। कितना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। तो अब अगर इनको कट करते हैं तो बताओ ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, यहाँ से R1 से R1 में स्टूडेंट कैंसिल आउट हो रहा है। तो अपने पास क्या बच रहा है, C डैश अपॉन C इक्वल टू बच रहा है अपने पास, ऊपर तो R2 और नीचे बच रहा है R2 माइनस R1, ठीक है स्टूडेंट। अब अगर बताओ मैं इसका ऊपर वाले को अगर नीचे लाऊं तो इनके भाग में आएगा नहीं आएगा स्टूडेंट, जानते हो नहीं बात तो। या फिर ऐसा कर लो, इनको उल्टा कर लो आप ना, इनका उल्टा कर दो, इसको ऊपर इसको नीचे। अगर मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे कि C को ऊपर और C डैश को नीचे, C को ऊपर और C डैश को नीचे, तो ये बन जाएगा R2 माइनस R1 बटे R2, है ना। ये भी अनुपात उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा इसका। अब मैं इसमें अलग डिवाइड करता हूँ, इसमें अलग डिवाइड भाग दे देता हूँ यहाँ से। तो अपने पास कितना आएगा, C बटे C डैश बराबर कितना आएगा, अगर मैं R2 का R2 में भाग दूँ तो कितना आएगा स्टूडेंट, 1 आएगा। और माइनस अगर R1 में भाग दूंगा तो कितना आएगा, R1 बटे R2 आएगा। तो ये अपने पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। और सवाल में अपन को दे रखा है, क्या दे रखा है अपन को, कि इन दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है ना स्टूडेंट। इन दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या दे रखा था अपन को, n अपॉन n माइनस 1। ये दे रखा था n अपॉन n माइनस 1 दे रखा है स्टूडेंट। अगर n अपॉन n माइनस 1 दे रखा है तो मुझे बताओ कि त्रिज्या ऐसे हो गया, R2 अपॉन R1 का मान होगा n अपॉन n माइनस 1। अब मुझे बताओ कि सर, आप बोलोगे सर ये R2 ऊपर क्यों लिया, कि आप खुद देख लो इनमें से बताओ n बड़ा है या n माइनस 1 बड़ा है। ओबियसली बात है n बड़ा है। तो और ऐसे यहाँ पे बताओ R1 बड़ी है या R2 बड़ी है, तो यहाँ पे R2 बड़ी है, इसलिए R2 बड़ी है तो यानी ऊपर R2 नीचे R1 हो गया। अपन को नीचे क्या चाहिए, यहाँ पे R1 बटा R2 चाहिए अपन को। तो अगर R1 बटा R2 चाहिए तो इनको भी उल्टा कर दो आप। तो यहाँ से मैं अगर R1 बटा R2 का मान निकालना चाहूँ स्टूडेंट, तो मान हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन n, n माइनस 1 अपॉन n। ये वाला मान मैं यहाँ पे रख देता हूँ, पुट कर देता हूँ उसके अंदर। अगर ये वाला मान यहाँ पुट करता हूँ तो C अपॉन C डैश इक्वल टू आएगा 1 माइनस, और इसका मान कितना है, n माइनस 1 अपॉन n आएगा। अब अगर मैं यहाँ से एलसीएम लेता हूँ तो C अपॉन C डैश इक्वल टू कितना आएगा, n एलसीएम आएगा। ये इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पे n आएगा, और ये माइनस से गुणा होगा तो माइनस का n, और ये माइनस माइनस प्लस का 1, तो ये n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास C अपॉन C डैश इक्वल टू कितना बचा स्टूडेंट, ऊपर तो 1 और नीचे n। अगर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं अपन, गुणा करते हैं वज्र गुणा, तो C डैश बराबर कितना आता है, Cn। इसका मतलब क्या हो गया बताओ, ये जो संधारित्र जो धारिता बनेगी वो पहले वाली कितने गुना हो जाएगी, n गुना, यानी बढ़ जाएगी। और ये स्टूडेंट क्या करना है अपन को सिद्ध करना था, तो यानी हैंस प्रूव्ड हो गया अपना HB, ठीक है। तो ये n गुना आएगी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल पे आइए स्टूडेंट। इस सवाल में क्या बोल रहा है अपन को, कि इस प्रकार बोल रहा है कि जो ये प्लेटें हैं, ये प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, a दे रखा है ना। यानी कि अगर इसका क्षेत्रफल a है तो इसका भी a ही होगा, क्षेत्रफल a ही होगा, a सबका क्षेत्रफल क्या दे रखा है, a दे रखा है, ठीक है स्टूडेंट। और बोल रहा है कि प्रत्येक दो प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है स्टूडेंट, d। यानी अगर इन दोनों के बीच दूरी कितनी है, d है,
इन दोनों के बीच दूरी कितनी है, डी है, और इन दोनों के बीच दूरी कितनी है स्टूडेंट, डी। यानी प्रत्येक प्लेट की बीच दूरी क्या दे रखी है, डी बराबर दे रखा है, और हर प्लेट का क्षेत्रफल क्या दे रखा है अपन को, कैपिटल ए दे रखा है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो अब इसकी अपन क्या निकालनी है, तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट इस प्रकार के जो सवाल आते हैं उनमें ध्यान रखना आप एक बात का कि अपन को इधर एक देगा ए और एक देगा बी, तो इन दोनों में से है ना अपन किसी एक प्लेट को मानते हैं धनात्मक और एक प्लेट को मानते हैं ऋणात्मक, है ना, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव। और अपन को पता है कि जो अपना संधारित्र होता है उसकी दो प्लेटें होती है, तो एक प्लस की होती है एक माइनस की होती है, तभी तो संधारित्र कहलाता है। तो अपन देखेंगे कोई भी दो प्लेटों के बीच में अगर दो प्लेट लगातार, दो प्लेट एक प्लस की और एक माइनस की है, तब तो संधारित्र मानेंगे। पर अगर एक ये भी माइनस की आ गई और ये भी माइनस की, संधारित्र होगा क्या, नहीं होगा भाई, दोनों पे प्लस माइनस होना चाहिए। ऐसे अगर दोनों पे प्लस प्लस साथ में आ गया तो भी क्या होगा, संधारित्र नहीं होगा। तो अपन संधारित्र काउंट किनको करेंगे कि एक प्लस आए और एक पर माइनस आए, ठीक है। और इस प्रकार जितने भी संधारित्र बनते हैं उन सबको अपन कौन से क्रम में जुड़े हुए मानते हैं, समांतर क्रम में, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जुड़ा हुआ मानते हैं इसके अंदर। तो स्टूडेंट ऐसे इस प्रकार देखो, आप इसमें समझने की कोशिश करो कि दे रखा है आप लोगों की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है और प्रत्येक दो प्लेटों के बीच दूरी क्या दे रखी है, डी। तो अगर मान लेता हूं स्टूडेंट मैं कि जो ये ए वाली प्लेट है वो किसकी है, प्लस की है, और बी वाली प्लेट किसकी है, माइनस की है। तो अगर ये ए वाली प्लस की है तो इससे प्लस ही हो ना, तो इस वाली पे प्लस साइन आएगा, और ये भी इधर ए आ रही है तो यानी इसमें भी प्लस साइन होगा। और ये बी वाली माइनस की है तो इसके ऊपर ये कौन सा आएगा, माइनस साइन आएगा, और ये इस पर आके भी क्या आएगा स्टूडेंट, माइनस साइन आएगा। तो अब बताओ, बना लिया अपने प्लस माइनस ध्रुवता कर दी। अब देखना है कितने संधारित्र इसमें बन रहे हैं। तो बताओ पहले वाली देखो, इसमें ये प्लेट प्लस की है और ये माइनस की है, तो संधारित्र बन रहा है नहीं बन रहा, बन रहा है, संधारित्र प्लस माइनस संधारित्र बन जाता है। अब अगर इन दो प्लेटों की बात करें तो ये माइनस की है और ये भी माइनस की, इसका मतलब संधारित्र है कि ये नो, ये संधारित्र नहीं बन रहा, ये प्लस माइनस होना चाहिए, तो ये संधारित्र नहीं बन रहा। अगर बात करें इन दोनों के बीच में, तो ये प्लस की और ये माइनस की, संधारित्र बन रहा है क्या, हाँ जी ये बन रहा है संधारित्र। तो इसका मतलब इनको अगर प्लेटों को देखा जाए पूरे, तो इसमें कितने संधारित्र बन रहे हैं स्टूडेंट, तो आप बोलोगे सर दो बन रहे हैं। और इन दोनों कौन से क्रम जुड़ा हुआ मानेंगे अपन, समांतर क्रम के अंदर, ठीक है स्टूडेंट। तो और अपन जानते हैं कि संधारित्र जो धारिता होती है सी बराबर क्या होता है स्टूडेंट, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है। क्या होता है, ए एप्सिलॉन अपॉन डी होता है। और यहाँ पे देखा जाए इसका प्लेट क्षेत्रफल ए ही है और बी की दूरी डी है और एप्सिलॉन नॉट निर्वात मान लिया अपन ने, तो सी का मान यही आएगा। और इसका मान भी, इसमें भी बताओ यही दूरी है और यही क्षेत्रफल है, तो इसका मान भी यही आएगा। तो यानी जो अगर ये दोनों कौन से क्रम माने जाएंगे, तो समांतर क्रम माने जाएंगे। और अपन जानते हैं कि समांतर क्रम में दोनों को ऐड करेंगे, सी प्लस सी। अगर इसकी धारिता सी मानता हूँ, उसकी भी सी होगी, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2c होगा। और अपन को पता है कि सी का मान अपन ने कितना निकाल लिया, सी का मान कितना है प्लेट के हिसाब से, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी आएगा। ओके स्टूडेंट, इसी प्रकार एक सवाल और देख लो आप, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको प्लेट, इसमें देखना है भाई कितने संधारित्र बन रहे हैं। तो वही अपन देख लेते हैं भाई, ए प्लेट को मान लेते हैं प्लस की और बी प्लेट को मान लेते हैं अपन माइनस की मान लेते हैं। ए प्लेट प्लस की है और बी प्लेट किसकी है, माइनस की है। अगर ये प्लस की है तो ये प्लस की होगी ए वाली, और ये भी ए वाली आ रही है तो यानी ये भी किसकी होगी, प्लस की होगी। बी वाली माइनस की है तो ये वाला भाग माइनस का होगा, और ये भी बी से आ रहा है तो यानी ये भी माइनस का होगा। तो अब अगर देखें बात करें तो इन दो प्लेटों के बीच में प्लस और माइनस है, संधारित्र बनेगा, ठीक है। अगर ये दो प्लेट लें तो एक प्लस की और एक माइनस की, संधारित्र बन रहा है। ऐसे ही इन देखें, ये भी एक प्लस की और एक माइनस की, संधारित्र बन रहा है। इसका मतलब इसमें स्टूडेंट कितने संधारित्र बन रहे हैं, 3 संधारित्र बन रहे हैं। और तीनों में बताओ क्षेत्रफल और दूरी बराबर है, सब में बराबर सेम है। इसका मतलब यहाँ पे 3 संधारित्र बन रहे हैं, तो जो अपनी तुल्य धारिता आएगी स्टूडेंट वो कितनी आएगी, C प्लस C। समांतर क्रम में है ना, सबको जोड़ेंगे और सब के अंदर ही मान बराबर है तो 3c आएगा। और एक का मान कितना है अपन को पता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार के सवाल भी आते हैं। तो इसमें ध्यान क्या रखना है आपको कि देखना है कि एक प्लेट को प्लस की माननी है, एक प्लेट को माइनस की माननी है, और फिर चिन्ह लगाकर आपको देखना है कि क्रमागत 2 प्लेट हैं, उनके बीच में प्लस माइनस साइन आ रहा है तब संधारित्र माना जाएगा। अगर सेम साइन है तो संधारित्र नहीं माना जाएगा। और जितने संधारित्र बनते हैं उन सबको किसमें जोड़ते हैं अपन, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ मानते हैं, और सबकी धारिता बराबर है, बराबर के हिसाब से अपन यूज करेंगे। अगर इनका क्षेत्रफल अलग अलग दिया होता तो अपन अलग अलग यूज करके फिर करते, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन। अब नेक्स्ट सवाल देखो आप, इसमें क्या बोल रहा है कि n संधारित्र हैं और सबकी धारिता कितनी है, c है, सबकी बराबर c, सबका मान c दे रखा है, ठीक है स्टूडेंट। अब n संधारित्र हैं, सबकी धारिता c दे रखी है, तो बोल रहा है कि अगर इनको सबको अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो जो धारिता आती है उसको तो बोला गया है cs। और इनको अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में यानी कि समांतर क्रम में जोड़ते हैं
तो इनकी जो धारिता आ रही है स्टूडेंट वो क्या दे रखी है अपन को, CP दे रखी है। ठीक है, तो अपन को सिद्ध करना है कि जो CS माइनस CP होगा उसका मान आना चाहिए n² माइनस 1/n इंटू C आना चाहिए। n² -1/n इंटू क्या आना चाहिए, C आना चाहिए। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CP माइनस CS ये अपन को सिद्ध करना है। ओके स्टूडेंट, तो अब अपन जानते हैं कि अगर अपन श्रेणी क्रम में यूज करते हैं, श्रेणी क्रम के अंदर अपना फॉर्मूला होता है, तो आप जानते हो क्या होता है, C इक्विवेलेंट बराबर 1/C इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3 और अगर n संख्या है तो डॉट डॉट 1/Cn, यही तो होता है फॉर्मूला। अगर इसमें सबकी धारिताएं बराबर है, अगर C है तो 1/C इक्विवेलेंट कितना आएगा, इसका मान भी 1/C, इसका मान भी 1/C, इसका मान भी 1/C, सबका मान ही बराबर है और ये सब कितनी बार है, n बार है, तो ये n बार हो जाएगा अपने पास स्टूडेंट। ठीक है, n बार हो गया कि 1/C। अगर ये सब n बार है तो इनको ऐड करेंगे, n बार है तो इसको n से गुणा मान सकते हैं अपन, तो ये कितना जाएगा 1/C गुणा n के बराबर होगा। ठीक है, n बार जोड़ रहे तो n से गुणा हो जाएगा इस तरह से। और इसका मान अपन क्या बोल रहे बताओ, CS बोल रहा है ना, तो मैं इसका मान क्या ले लेता हूँ, CS ले लेता हूँ। तो यानी कि 1/CS इक्वल टू कितना आ रहा है, ये n/C आ रहा है। अगर ये उल्टा करें, इनको अपोजिट कर दें, तो CS का मान कितना आएगा, C/n आएगा। तो यानी CS का मान तो कितना आ रहा है, C/n आ रहा है। अगर इन सभी को अगर अपन समांतर क्रम में ऐड करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, कौन से क्रम में, समांतर क्रम में, तो अपना C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट प्लस Cn, यही तो होता है। डायरेक्ट जोड़ते हैं इसके अंदर। अब इनका जो वो दे रखा है वो CP बोल रहा है, भाई तुल्य धारिता ये आनी चाहिए, सबकी धारिता C है, C प्लस डॉट डॉट, और ये भी कितनी बार है स्टूडेंट, n बार है। अगर ये सेम n बार है तो n से गुणा कर देंगे, तो यानी CP बराबर कितना आएगा, C इंटू n, मतलब कितना आ जाएगा, Cn आ जाएगा। ठीक है, इसका मान कितना जाएगा, Cn आ जाएगा। तो ये अपन इनका मान निकाल लिया। तो जो अपन सिद्ध करना है वो देख लेते हैं। सिद्ध क्या करना है अपन को, CP में से CS को घटाओ आप। तो ये लो जी, CP में से CS को घटाने की कोशिश करते हैं अपन कि CP में से अगर मैं CS को माइनस करता हूँ तो बताओ CP का मान तो कितना है अपने पास, Cn है, तो इसका मान तो अपने Cn पुट कर दिया, और माइनस, और CS का मान कितना निकाला अपने, C/n, तो यहाँ पे इसका मान रख दिया C/n। दोनों का एलसीएम ले लो स्टूडेंट आप, तो एलसीएम कितना आएगा, n आएगा, और ये इससे गुना होगा तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ, Cn² हो जाएगा, और ये माइनस C रहेगा। इन दोनों में से स्टूडेंट कॉमन क्या आ रहा है, C, तो यहाँ बचेगा n² माइनस 1 और C हो जाएगा, और बटे में कितना है n। और ये स्टूडेंट अपने को क्या करना था, प्रूव करना था कि CP माइनस C बराबर कितना आता है, n² माइनस 1/n। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार के सवाल भी आते हैं कि एक बार इनको श्रेणी क्रम में ऐड कर दिया, एक बार समांतर क्रम में ऐड कर दिया, फिर उनमें संबंध स्थापित करो आप। n की जगह यहाँ पे संख्या भी दे सकता है, 5 संधारित्र 10 संधारित्र, तो भी अपन इसी प्रकार करेंगे स्टूडेंट। ओके, वो देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना। आज के लिए क्या मतलब है, पूरा अपने न्यूमेरिकल जो अपने करने थे कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और इनको नोट्स बनाते रहा करो, अपना ना होमवर्क डेली कर लिया करो कॉपी के अंदर। एक बार समझ लो, फिर दोबारा देखकर आप उतार लो। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय टाटा।